दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने MCQs करे थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए बाकी के जो MCQs थे? होपफुली कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो कर लेना, अगर कर लिए तो ठीक है। तो हम यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तक पहुँच गए थे। यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के यहाँ पर इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो इस्टेब्लिश हैं वो सब कर सकते हैं, तो वो सारी बातें की थी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या क्या है अंडर आर्टिकल 32। तो यहाँ पर हमने जाना था कि BR अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने हार्ट एंड सोल बोला था कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 32 को। इसके बाद अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा आप रिट्स अलग अलग जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट तो काफ़ी सारे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिट्स जारी कर सकता है, जिसमें से हमने यहाँ पर अलग अलग जो रिट्स हैं वो पढ़ी थी, तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, सारा कुछ लिखवा भी दिया था। सो ये ओवरऑल है। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना था कि कौन इशू रिट्स, जो रिट्स हैं वो उनको जारी कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अदर कुछ लीगल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पहले आप आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट्स वगैरह को भी अप्रोच कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल 33। बस इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कभी आर्टिकल पूछ लेगा, क्योंकि साथ साथ हम आर्टिकल भी जानते हुए जा रहे हैं बीच बीच में। तो आर्टिकल 33 के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्म फोर्सेस के लिए यहाँ पर लिमिट करना। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस वगैरह मतलब सभी आ ही जाते हैं इसमें, और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तो इनके जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं सो उनको जो लिमिट करने की पावर मिलती है ना, सो रेस्ट्रिक्शन करने की पावर अंडर आर्टिकल 33 के तहत मिलती है। ठीक है, तो ये लिख लेना, कभी एग्जाम्स में पूछ ले, क्योंकि बाकी नॉर्मली तो सभी को पता होता है कि आर्टिकल 32 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। 33 पे कभी कभी हम छोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। 33 को ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किस आर्टिकल के तहत आर्म फोर्सेस और जो भी डिफेंस बेसिकली हमारे देश में डिफेंस एजेंसीज अलग अलग काम कर रही हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनके फंडामेंटल कोई राइट्स ही नहीं है, बट वो लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा अंडर आर्टिकल 34 यहाँ पर मार्शल लॉ अगर एक तरह से फोर्स में है तो मार्शल लॉ क्या होता है? एक मिनट, वॉइस अब बोलो। हेलो हेलो हेलो, अब बोलो कोई भी। सर जो आर्मी डिफेंस के लॉज होते हैं, मतलब जैसे इन केस की इमरजेंसी लगी हो कहीं पर, एक तरह से आर्मी रूल लगाओ, है ना, उस केस में वहाँ पे मार्शल लॉ कई बार अप्लाई कर दिया जाता है कि कोई भी अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी वो जैसे यूनियनबाजी नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। सो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि यहाँ पर यूनियन और स्टेट के अंदर कोई भी मार्शल लॉ अगर इन्फोर्स्ड है तो वहाँ के लोगों के लिए भी फंडामेंटल राइट्स टेम्परेरी तौर पर, जैसे मणिपुर है, मणिपुर का एग्जांपल आप ले सकते हो। वहाँ पे अभी जैसे पीछे काफ़ी हिंसा वगैरह हो रही थी, तो कई बार कभी मार्शल लॉ हटाते थे, कभी लगाते थे। तो उससे क्या है कि मार्शल लॉ अगर इम्पोज्ड है, उसके बाद तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग ग्रुप में जाके घूम रहे हैं, सो दे माइट सफ़र। फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमारा तो घूमना अधिकार है ना, फिर वो अपने फंडामेंटल राइट्स लेके, रिट्स लेके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई पुलिस वालों ने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई है, तो आप ये सब काम मत करो,
अभी टेम्परेरी आपके जो राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना किस आर्टिकल के तहत ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा गुड आफ्टरनून लाइवा, इसके अलावा यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ, तो वो कई जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ अभी बेसिकली जो है मेंटेन रहते हैं। जैसे मान लो कि इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो गई, यहाँ पर इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगती है ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पर इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं ना। कौन कर सकता है, कौन करता है इमरजेंसी इंपोज? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाँ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज करते हैं, तो उस केस में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और कुछ फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली गारंटीड उनकी कंटिन्यूस रहती है, मतलब उनको ये है कि वो आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट हो जाते थे, जैसे पहले अभी इमरजेंसी लगी थी ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे पूरे ही राइट्स ख़त्म कर दिए थे, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी हुए कि जैसे मतलब कुछ केसेस में राइट जैसे मान लो कि राइट टू एक्सप्रेशन है, अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा वो नहीं है, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे आपका युद्ध हो रखा है चाइना से या किसी से भी युद्ध चल रहा है आपका, तो उससे आपका राइट टू एक्सप्रेशन का तो कोई लेना देना नहीं है ना। आपकी जो बेसिकली एक्सप्रेस है, आपकी जो भी आप बात कहेंगे उसका चाइना के युद्ध से तो कोई लेना देना नहीं, उस आधार पे इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप अपना तो वो नहीं बोलने का कि हक कि हम बोलेंगे नहीं, इस चीज़ का कोई लेना देना, सेंस नहीं बनता। तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही यहाँ पर राइट्स जो हैं आपको दिए जाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। अब जैसे इसमें जैसे जैसे शब्द मैंने काफ़ी बार बोल दिया, इरिटेटिंग हो रहा है ना ठीक है, छोड़ो अभी। कुल मिलाकर इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यूनियन बना रहे हो कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से डिफेंस पर्सनल्स गुजर रहे हैं और आपसे मना कर रखा है, इमरजेंसी लगी हुई है, आप यूनियन वगैरह मत बनाओ, भले वो पीसफुल हो, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपके राइट्स के ऊपर एक तरह से क्रैक डाउन होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्यों डिफेंस पर्सनल्स के रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हो, या फिर आप लोग क्यों मार्च वार्च कर रहे हो, भले वो पक्ष में हो, देश के पक्ष में मार्च कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन इमरजेंसी लगी हुई है ना, तो कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी यहाँ पर काम करती हैं। सो ये बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इमरजेंसी के टॉपिक में, अभी फ़िलहाल बस जस्ट ये आपको बताने के लिए था। तो यहाँ पर मेनली आपको 33 और 34 दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम यहाँ पर 34 की तरफ बढ़ें, यहाँ से आगे 34 से आगे बढ़ें, उससे पहले हम जान लेते हैं RTI के बारे में। सो RTI का नाम सभी ने सुन रखा होगा। RTI क्या होता है? RTI बताओ अगर तुम्हें पता है थोड़ा बहुत ही। राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो, राइट टू इन्फॉर्मेशन लिख लिया, कुछ इसके बारे में बताओ फटाफट। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब इसका क्या क्या चीज़ है, ये क्या है और कैसे काम करता है, कुछ भी मतलब अगर तुम्हें आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। हाँ थर बताओ। सर, हर किसी व्यक्ति को जानने का अधिकार है, बस उन चीज़ों को छोड़ के जो कि कॉन्फिडेंशियल हो गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कुछ आर्मी के ऐसे राज हो जो सबके सामने बताया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल सही है, अथर ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। सो RTI जो फोर्स के अंदर आया था, फोर्स समझते हो ना कि यहाँ पर फोर्स के अंदर आया था, वो 12 अक्टूबर 2005 में यहाँ पर ये बेसिकली फोर्स के अंदर आया था। तो ओबियसली बात है, जो अर्थर ने बताया सारा कुछ बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका जो पर्पस था मेनली वो था कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाना, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ पर उनसे एक्सेस, मान लो अगर आप लोग डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ पूछना है, आपका फॉर एग्जांपल टैक्स की मनी ही तो जा रही है ना उनको सबको चलाने के लिए, वॉइस जा रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, वॉइस को क्या हुआ आज?
ठीक है, क्लियर है। तो हाँ वापस आते हैं, पर्पज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी मिनिस्ट्री से कुछ पूछना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कुछ पूछना है गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट चलती किसके टैक्स से है, तो आप लोगों के पैसे से ही चल रही है गवर्नमेंट, तो आपका हक है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसका जो पूरा का पूरा पर्पस था, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। in the working of every public authority। ठीक है, सो ये इसका पर्पस था। अब बेसिकली आरटीआई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कहो कि आरटीआई का मेरे को जवाब नहीं मिल रहा, तो मैं रिट वगैरह जारी कर दूँ, रेट बेसिकली रेट लगा दूँ, तो क्या ये सब काम करेगा आरटीआई के टर्म्स में? आंसर करो इस चीज़ का कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी अभी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा, तो आप क्या रेट्स का प्रयोग कर सकते हो अगर वो आंसर नहीं कर रही है तो? लाइबा तो बोली यस कर सकते हैं, सौम्या भी कह रही है। सर राइट टू इन्फॉर्मेशन में राइट टू नो भी कवर हो रहा है ना, इसीलिए। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या कवर हो रहा है? राइट टू नो। ठीक है, बट देखो रेट्स वगैरह इस लिमिटेड केसेस में जारी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंसिडर किया जाता है जनरली, वो यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इसको कवर अप किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैसे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर भी मतलब इसको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत डाला गया है, तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट से जुड़ जाता है। बट इसका बहुत ज़्यादा कोई एक तरह से डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, समझ रहे हो ना, कि डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं मिली हुई इस चीज़ की। अब बात आती है कि कौन आरटीआई को यूज़ कर सकता है। सो कौन यूज़ कर सकता है आरटीआई को? इसके लिए कुछ स्पेशल परमिशंस वगैरह चाहिए क्या? लाइवा का कल मन किया, लाइवा जाके आरटीआई डाल देगी किसी के ऊपर भी? हाँ बिल्कुल डाल सकती है लाइवा। यहाँ पर सभी लोग, कोई भी इंडियन सिटीजन्स जो हैं आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशंस जो उनको लेनी है पब्लिक अथॉरिटी से, वो यहाँ पर सीख कर सकते हैं। अब पब्लिक अथॉरिटी, अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है। तो पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर इंक्लूड, क्या क्या कर लेंगे हम, कोई बताओ यहाँ पर? बस ये लिखना नहीं है, जस्ट यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्या आ जाएगा पब्लिक अथॉरिटी के अंदर? आ जाएगी ना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर आ जाएंगे सारे के सारे, जैसे बीएसएनएल वगैरह हुआ, और भी पब्लिक सेक्टर्स हुए। और गवर्नमेंट, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, गवर्नमेंट फंडेड, इसमें एनजीओज भी आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, इस चीज़ का याद रखना। तो एनजीओज वगैरह जिनका भी गवर्नमेंट जिनको फंड कर रही है, वहाँ से भी आप आरटीआई से इंफॉर्मेशंस ले सकते हो। इसका एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करना है कि इसकी टाइम लिमिट होती है। अब फॉर एग्जांपल आरटीआई का तो सिस्टम बना दिया, अब टाइम लिमिट नहीं रखी, तो फिर उस बात का फ़ायदा क्या? पॉकेट वीटो वाला काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको डेट ऑफ रिक्वेस्ट जो रखी गई है, अगर आपने किसी भी आरटीआई के माध्यम से कोई भी जानकारी मांगी है, तो पब्लिक अथॉरिटी का ये काम है कि वो 30 डेज में आपकी बेसिकली जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल करे, अदरवाइज दे गेट, उनको पेनल्टी लग सकती है। और 48 आवर्स इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लो किसी की जीवन का सवाल है, मैटर ऑफ लाइफ एंड लायबिलिटी, जैसे समझ लो कि किसी को फांसी होने वाली है और उससे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे कोई जुड़ी इन्फॉर्मेशन है जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, और आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है इस पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो आपने इमरजेंसी में आरटीआई दायर की, और उसके बाद
आपको इन्फॉर्मेशन जो है 48 घंटे के अंदर उनको प्रोवाइड करानी होगी, क्योंकि अगले की लाइफ का सवाल है। ठीक है, अब ये चीज़ ऊपर वाली तो सभी लिख ही लेना, और इसमें से बस एग्जाम्ट अगर आप लोगों को याद रहता है खुद से तो मत लिखो, और नहीं रहता तो लिख सकते हो। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जो अथन ने अभी यहाँ पर कहा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं हम, और कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब जैसे तुम पूछने लगो कि मान लो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में एक चीफ सेक्रेटरी है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितनी बीवियाँ हैं, है ना, कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम हमारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो बताओ। इस चीज़ को लेके आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, भले वो गवर्नमेंट का व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, बट आप उसकी पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर सकते। या फिर आप इतने 7 बजे के बाद यहाँ पर मतलब जब भी आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, आप अल्कोहल पीते हो या नहीं पीते हो, या कुछ भी, मतलब XYZ। इसके अलावा कैबिनेट पेपर्स, अब आप गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो दायर कर दी यहाँ पर आरटीआई कि ना तुम मुझे बजट की इन्फॉर्मेशन आगे क्या, कौन सा बजट के अंदर क्या लाने वाले हो पहले ही बताओ, मेरा हक है जानने का, मैं देश का नागरिक हूँ, तो अगेन आपको नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि कोर्ट ने यहाँ पर फॉरबिडन कर रखी हैं। इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे, जैसे मान लो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मान लो कोर्ट ने भी मना कर रखा है, कि कोर्ट को बता रखी है सरकार ने। हाँ सर, रेप, जिनके साथ रेप हुआ उनकी आइडेंटिटी वगैरह, उनके नाम वगैरह। बिल्कुल, ये भी हो सकती है। और एक तुम्हें मस्त एग्जांपल ये बताता हूँ, जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस का नाम सभी ने सुना है ना, तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी डेथ से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मालूम है। अब आप आरटीआई डालोगे तो उसके ऊपर चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है और कोर्ट ने भी मना कर रखा है, बिकॉज अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो माइट वो क्या कर सकता है कि मान लो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर हमारा देश के अंदर कुछ और एक तरह से कोई मान लो मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाए, या फिर कोई अलग प्रकार के दंगे हो जाए, या किसी देश के प्रति कोई विरोध भाव उत्पन्न हो जाए जो कि करंट में हमारा फ्रेंड है, तो ऐसी सब चीज़ें भी हो सकती है ना। आप खुद कुछ बताओ ना, इस पे बता तो रहा हो ना, इसका ये आशीष का वो डिले चलता है क्या सिस्टम, तो तुम अब समझ रहे हो ना कि मतलब ये वाली कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई सी इन्फॉर्मेशन तो उनके ऊपर कोर्ट ने भी बैन लगा रखा है, और बेसिकली गवर्नमेंट तो है उन्होंने मना कर ही रखा है। इसके अलावा अगर आपके पास आरटीआई का जवाब नहीं आता है तो आप पब्लिक अथॉरिटी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास कंप्लेन कर सकते हो, पीआईओ बोलते हैं उसको। इसके अलावा फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है एक, उसके बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं, और इसके बाद फाइनल अथॉरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। आशीष मैं अभी गवर्नमेंट में नहीं हूँ ना, तो मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। वैसे डेथ पे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है भाई, मैं तो जिंदा भी नहीं था उस टाइम पे, था भी नहीं हुए, कहीं होगा पता नहीं किस जगह पे पड़ा हुआ हूँ। मैं कैसे बता सकता हूँ ये बात। उसके बाद फाइनल अपील सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ऐसे 3 लेवल पे आप इनकी वो जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी 30 दिन का टाइम हो गया है आपने आरटीआई फाइल की, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हर एक तरह से दिन के हिसाब से 250 रुपये का चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कर करके अप टू 25,000 तक का फ़ाइन लग सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है वैसे मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के लिए, लेकिन बहुत सारी वो हो गई तो मे भी बड़ी बात हो जाएगी। तो 250 रुपये पर डे से स्टार्ट हो जाएगा इनका पेनल्टी चार्ज, जो कि PIO होता है यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वो यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बस यही था। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि RTI वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कई बार मेंस वगैरह के अंदर भी, तो आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन पूरा का पूरा इसका क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम कर सकते हैं RTI में,
कि आरटीआई कब इनेक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, मैंने आपको सारी बात 10 पॉइंट आपको गिना दिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इसका बेसिस क्या है, कौन आरटीआई को प्रयोग में ला सकता है। इसके अलावा पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, यहाँ पर टाइम लिमिट क्या होती है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, तो क्लियर बाउंड्रीज यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया है। और कौन सी अथॉरिटी है, इसका जुड़ा हुआ ऑफिसर कौन सा है जो कि आपको आरटीआई से जुड़ी हुई चीज़ें प्रोवाइड कराएगा या फिर आपकी आरटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा। उसके बाद फर्स्ट अपील सिस्टम है, फाइनल अपील सिस्टम है, तो वो अलग अलग उस पर काम करता है। और इसके बाद यहाँ पर फाइनल पेनल्टीज़ लगती हैं। पेनल्टी लगने के बाद यहाँ पर आरटीआई अमेंडमेंट, मतलब वो तो छोड़ो, आरटीआई अमेंडमेंट आपको जानने की आवश्यकता नहीं, बस कुल मिला के पेनल्टी तक याद रखो। क्लियर है सभी को? राइट टू इन्फॉर्मेशन रिवाइज भी करा दिया है मैंने, जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर है सभी को? अब आई थिंक आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना पक्का। अभी एमसीक्यू करेंगे ना नेक्स्ट, उसमें करेंगे। तो ये था हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं जो कि है डीपीएसपी। फुल फॉर्म बताओ फटाफट कोई भी, प्रतीक्षा बताइए। डायरेक्टिव चलो टफ क्वेश्चन लाएगा मैम के लिए, टफ तो नहीं है, इजी सा ही है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक कवर अप होते हैं? 36 to 51 पार्ट 2। यस ठीक है, और पार्ट भी लिख लेंगे साथ साथ, क्योंकि साथ साथ अगर देखो जैसे हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े उनके अगर हम आर्टिकल्स याद करना चाहें तो हो नहीं सकते, हो जाएंगे इजीली, लेकिन आप डायरेक्टली रटने की कोशिश करोगे तो इट्स डिफ़िकल्ट। साथ साथ इनको याद करते चलो, है ना। अब डीपीएसपी का मोटा मोटा तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर हो गया है, फिर 36 से 51 तक है, और पार्ट 4 के अंदर यहाँ पर ये है। सो पहले आप लोगों से ही शुरुआत करते हैं। अगर आप बताना चाहते हो फटाफट डीपीएसपी 2 मिनट के अंदर क्या होता है तो बता सकते हो। व्हाट इज डीपीएसपी? हाँ थर बताओ। सर डीपीएसपी ड्यूटी ऑफ स्टेट है, मगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेट के पास फंड नहीं है और वो कोई सी भी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चले जाते हैं। यस यस, सबसे बड़ी बात मतलब ये एक वन ऑफ द मेजर हाईलाइट पॉइंट है कि इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली क्या है, ये गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली गवर्नमेंट को दी है कि जिससे समाज के अंदर डीपीएसपी है क्या, इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक है, ECO लिख लेना इसको ना। मतलब कुल मिला के ये एक तरह से ऐसे समाज की कल्पना है, ऐसे समाज के लिए, कल्पना तो गलत वर्ड हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे समाज को बनाने के लिए जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, इक्वलिटी हो, एक खुशनुमा माहौल हो चारों तरफ। तो इस टाइप से उसके लिए ये कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर गाइडलाइंस जो है दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इससे जुड़ी सबसे बस खास बात यही है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो नॉट इन्फोर्सेबल लिख लेना। याद रहता है तो मत लिखो, जो चीज़ें याद रहती हैं वो लिखनी भी नहीं चाहिए, है ना ताकि, क्योंकि पता है तुम्हें बोलोगे तो तुम है नहीं, तो फिर बार बार फालतू में, और उससे क्या होता है हमारी नोटबुक जो है वो मोटी से मोटी होती जाती है। जैसे हम एक्स्ट्रा फैट खाते रहते हैं तो वो चर्बी हमारे शरीर पे चढ़ती रहती है,
जो कि ज़िंदगी में कभी काम आती नहीं है, और उल्टा उसका प्रेशर जो है उस हमारी बॉडी को झेलना पड़ता है, हमारे जॉइंट्स को झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही नोटबुक है, अगर तुम उसको जितना पतला रखोगे उतनी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या बोलेंगे, एक तरह से मेंटल स्वास्थ्य के लिए। नोटबुक में वो चीज़ें लिखनी चाहिए जो याद नहीं रह रही हैं, या फिर जो याद रख आगे को ऐसा लगेगा कि हमें याद नहीं रहेंगे। चलो, तो DPSP का हमें पता चल गया है। तो इनको ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। सही लिखा है, ये बात भी सही है ना, कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन है कि जैसे कि अगर आप कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हो तो प्लीज़ इनका भी थोड़ा ध्यान रखो। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पर DPSPs हैं। सो टाइप्स ऑफ DPSPs बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। अच्छा, तुम्हारी कौन सी आइडियोलॉजी है फिर? सोशलिस्ट वाली, कम्युनिस्ट वाली, सोशलिस्ट वाली, या फिर कैपिटलिस्ट वाली, या गांधी जी वाली? कौन सी है तुम्हारी, बताओ। यस सर, कन्फ्यूज़न वाली जब जहाँ जो ठीक लगी वो वाला ज्ञान दे दिया चलो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की तरह बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके आधार पर देख रहे हैं यहाँ पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जहाँ पर इसका एम्ड है कि सोशल और जस्टिस वेलफेयर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो, है ना। तो हम लिखेंगे पहला, चलो पहले लिख ही देते हैं 2-3 कौन सी है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद यहाँ पर है गांधीयन प्रिंसिपल, एंड इसके अलावा यहाँ पर है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंटरनेशनल पीस। ओके, अब मैं ये सोच रहा हूँ आपको डायरेक्टली ये सब अलग अलग पढ़ाने की जगह डायरेक्टली आर्टिकल वाइज पढ़ा दूँ क्या? आर्टिकल वाइज ठीक रहेगा, आर्टिकल्स भी याद रहेंगे। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो सोशलिस्ट के कुछ फीचर्स, तो वो बेसिकली आए आर्टिकल से ही हैं। जैसे 38 से लेके यहाँ पर लगभग 41 तक। तो उसकी जगह पर हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं क्या करके कि 38 के अंदर क्या है और 39 के अंदर क्या है। ऐसे ठीक रहेगा? कैसे ठीक रहेगा बताओ फटाफट, कुछ आइडिया दो तुम लोग। मैं तो दोनों तरीके से लिखवा सकता हूँ। सर आर्टिकल वाइज ही करा तुम लोगों ने मेरी बात समझी। एक तो ये है कि हम पॉइंट्स तो वही लिखेंगे जो आर्टिकल्स में है, लेकिन आर्टिकल का नंबर नहीं लिखेंगे। लेकिन आर्टिकल का नंबर लिखने से हमें ये फ़ायदा है कि हम लोगों को एटलीस्ट आर्टिकल भी याद रहेगा। तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हैं 38 से। इसके अंदर क्या है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड reduce inequality। ठीक है। उसके बाद 39 क्या है? इक्वल पे फॉर, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी लिखते रहेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एडिक्वेट लाइवलीहुड। ऑर्गेनाइज पंचायत,
विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अलावा 41 आ जाएगा राइट टू वर्क। हाँ लाइवा सर 39A भी तो है। हाँ 39A है, 41A है, 40A है, पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन कहाँ से आता है। एंड पब्लिक असिस्टेंस, इसके अलावा 42 जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। एक बार लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा और बता भी दूंगा मैं आपको इसके अंदर वाले भी। अच्छा, मैटरनिटी लीव भी इसी के अंदर आ जाता है, पता है ना, जो छुट्टी मिलती है महिलाओं को और शायद पुरुषों को भी मिलती है 15 दिन की। मेरे जीजा जी को भी मिली है अभी, शायद उनके बच्चा हुआ तो उनको भी छुट्टी मिली, छुट्टियाँ। मुझे तब पता चला कि मतलब उनको भी मिलती है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो मुझे पता चला कि उनको भी मिलती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे पुरुषों को भी मिलती है, मुझे लगता था आज तक कि महिलाओं को ही छुट्टी मिलती है बच्चा होने की खुशी में। हाँ, प्राइवेट का भी आजकल अच्छे अगर उसमें कर रहे हो MNCs वगैरह में काम, तो वहाँ पर भी यही, पर पुरुषों का शायद वहाँ ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर 44 आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलो लिख लेते हैं, थोड़े से हो रह गए, लिखोगे तो याद भी रह जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड, मैं तो इसलिए शॉर्ट टर्म में भी लिखवा रहा हूँ। एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक वो है, मतलब 0 to 6 ईयर्स तक तो मिलनी चाहिए। उसके अलावा चलो पहले इतने लिखते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिख लिया ना इतना सभी ने, या ऐसे ही नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिख लिया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं वापस इसमें से बेसिकली जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं, वो क्या है। बेसिकली क्या है कि किसी भी जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको एटलीस्ट एक मतलब बेसिक वो तो मिलना ही चाहिए कि वो एक तरह से सस्टेन कर सके जीवन में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी ये जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये गलत है, समझ रहे हो। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल से कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि एक ही इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाना और दूसरा इंसान जो है वो बेसिकली उसके पास एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और जो कि देखो कभी आज तक हो नहीं पाया, ये सिर्फ हवा ही सपने हैं, जस्ट ये ऐसे ही अपने मन को शांति देने वाली बात है। तो तभी इनको इन्फोर्सेबल वगैरह की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो बस जो भी है सुनते रहो। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और तीसरा यहाँ पर ये कि इक्वल पे जो होना चाहिए वो इक्वल वर्क, अगर मान लो कोई भी एक तरह से मान लो मजदूरी है, जैसे दिहाड़ी होती है, तो क्या होता है कई जगह पर
जो लेडीज़ होती हैं उनको कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अक्सर ऐसा चीज़ें देखने को मिलती है ना। लेकिन मोस्टली यहाँ पर आजकल तो वैसे बाकी के सेक्टर्स में तो फिर भी बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन जनरली जो है वैसी जो अभी भी कुछ वैसे सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहना ठीक रहेगा, जहाँ पर इतना ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का या फिर पॉलिसीज़ का, अथॉरिटीज़ का। सो वहाँ पर अभी भी ये चीज़ चलती है। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के तहत यहाँ पर ये चीज़ भी है कि जो इक्वल पे है उसको इक्वल वर्क का इक्वल पे मिलना चाहिए। इसके अलावा एक डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होना चाहिए सभी वर्कर्स के लिए, सभी लोगों के लिए। तो वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि जैसे कि सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं, कई जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं या फिर जो थोड़े से लो स्टैंडर्ड एरिया होते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो पूरी की पूरा एक तरह से माहौल है, एटलीस्ट उसको ऐसा तो बनाना चाहिए, भले वो लो एरिया है या कैसे भी एरिया है, कि वहाँ पर इंसान को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, जीने का एक पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर मिले, कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मिलेंगी ही आपको, ठीक है। इसके अलावा नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे अभी मैं हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके ऊपर थी वो ये जो सिग्नल्स पे मतलब बच्चे भीख वगैरह मांगते रहते हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया था कि कैसे मतलब इन लोगों को एक इनका पूरा माफिया गैंग है, मतलब इन छोटे छोटे बच्चों का कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है। इनके अंदर क्या है, इनको अफीम या फिर गांजा ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन को शांत रखने वाले वो होते हैं ना, ताकि वो रोए ना, क्योंकि जो मतलब नशों के ना प्रकार होते हैं, तो जो वैसे वाले नशे होते हैं ना, वो ये गांजा और ये सब जो ये क्या करते हैं, दिमाग को सुन कर देते हैं। ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल रिड्यूस, या फिर और भी कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिड्यूस कर देती हैं, इसीलिए वो आशीष क्या बोल रहा है, चलो अच्छा ये नहीं सुना है भाई मैंने उस स्कूल में ज़रूर सुना है, लोग उससे वाइटनर से नशा करते थे ना, वाइटनर से नशा, फिर हमारे स्कूल में बैन कर दिए थे कि वैसे वाले वाइटनर कोई नहीं लेके आएगा, कि वैसे वाले जो ओपन हो जाते थे ना वो, फिर पता नहीं वो क्लोज वाले वाइटनर, लेकिन बच्चे उन्हें भी काट लेते थे, पीट लेते थे, ऐसे सब हरकतें भी करते थे कोई बच्चे। सो मतलब कुल मिला के वो जो सारे प्रकार के नशे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से उनको या फिर उनको लत लगा देते हैं उन बच्चों को, कि आपको अगर आप शाम तक भीख मांग के 400 रुपये 300 रुपये या जो भी ला कर दोगे, तो उस बेसिस पे तुम्हें फिर ये पर्टिकुलर ड्रग्स मिल जाएगी, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, वॉट इस टाइप से। मतलब तो कुल मिला के वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास जो है बेसिक नेसेसिटी वाली जो लाइफ है, जो एक बेसिक गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल ग्राउंड से लेकर जो भी हो सकती हैं, कि जब बच्चा पैदा हो तो एटलीस्ट उसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले। कुछ टाइम तक गवर्नमेंट के मतलब ऐसे कुछ होम केयर्स बना सकती है उन लोगों के लिए, या फिर कोई भी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर कर सकती है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ यहाँ पर बच्चे हों, ऐसे कुछ भी मतलब जो भी चीज़ें इंश्योर कर सकें कि एटलीस्ट जो बच्चे हों उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। तो वो किसी भी कास्ट, क्रीड या फिर किसी भी मतलब पूरे के पूरे जो भी देश में लोग हैं उन सब के लिए बातें करी गई हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस है ही। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो जैसे फिनलैंड के अंदर क्या होता है, वो लोग कर सकते हैं, ये बात थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल है कि मैं बोलूँ कि नहीं इंडिया के अंदर भी सबको यही काम कराओ, क्योंकि कुछ तो लोग नहीं करना चाहते, कुछ सरकार की गलती है। हर एक कोई भी मैटर में एक व्यक्ति की तो गलती होती नहीं ना, कि हर एक जगह पर सिर्फ एक ही इंसान की मिस्टेक हो। कोई भी अगर मान लो तुम भी झगड़ा कर रहे हो किसी से, तो कुछ गलती तुम्हारी रहती है, कुछ सामने वाले की रहती है, बस किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। सो जैसे फिनलैंड के अंदर मैं आपको बता रहा था, फिनलैंड के अंदर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे आपकी जॉब चली गई तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम तक गवर्नमेंट जो है आपके लिए पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड कराएगी कि इससे आप अपना जीवन यहाँ पर गुजर बसर कर सकें। लेकिन इंडिया के अंदर ये पॉसिबल है भी नहीं। और लेकिन जो हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको कुछ
गवर्नमेंट मदद करे। और साथ में यहाँ पर अगर वो बीमार हैं, कोई इंसान ऐसा है जिसके पास बीमार है और पैसे नहीं हैं, तो वो बेसिकली उसको फ्री हेल्थ या फिर किसी प्रकार से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फ्री हेल्थ चेकअप्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई जाएँ। और या फिर जो बूढ़े लोग हैं जो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह गए, तो उन सबको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। अच्छा, तुम लोगों से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी योजना है गवर्नमेंट की जो करंटली यहाँ पर ये जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से ये लास्ट वाला प्रिंसिपल जो मैंने बताया, थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूँ, इसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही है? तो ऐसा कौन सा वो है? कोई तुम्हें योजना ऐसी याद आ रही है? नाम भले याद ना आ रहा हो, लेकिन हाँ, आयुष्मान स्कीम, बिल्कुल सही सौम्या ने यहाँ पर पकड़ा है। वेरी गुड। आयुष्मान स्कीम आप देखो तो यही तो है कहीं ना कहीं, वो आपके जो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, इस चीज़ को कहीं ना कहीं तो जज कर रही है, वो एक तरह से बैक कर रही है ना, वो कि यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनको मदद प्रोवाइड करा रही हैं। और वो सच में योजना काम करती है। मैंने कई लोगों को सुन रखा है, मतलब देख रखा है प्रैक्टिकली, कि काफ़ी बूढ़े लोग थे जिनको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ। तो डेफिनेटली वो काम तो कर रही है। बट हाँ, ये है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस तो रहते ही हैं। अब उसको डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग अप्रोच करते हैं उस योजना को लेकर, तो एक मेरी सिस्टर है, वो बता रही थी कि कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, कोई उनके लिए अलग से बस बेसिक, ताकि उनके वो ज़िंदा रहें, इतना काम कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं कि कोई भी चीज़ें 100% तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, बट स्टिल कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर ही है ना। तो वैसी वाली बात है बस। ऐसी और भी योजनाएं थी, नाम चेंज होते रहते हैं, योजनाएं चलती रहती हैं, हर सरकार आती है योजना का नाम बदल लेती है, ये सब तो चलता रहता है। ये पहले से भी चलती हुई थी ऐसी कोई योजना, बट इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया, तो ये सब चलता रहता है। नेक्स्ट, गांधीयन प्रिंसिपल की हम लोग बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या हैं बताओ? गांधीयन प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल तुम्हें इसमें से कहाँ दिख रहा है? सर, विलेज पंचायत। विलेज पंचायत, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पंचायत वाला टॉपिक। पंचायत वाले में आपके यूपीपीसी से जे से भी क्वेश्चंस, जो यूपीपी से आज जे में भी क्वेश्चंस इससे आते हैं। वापिस आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। तो गांधी जी क्या कहा करते थे? गांधी जी का कोर एक तरह से फिलोसफी थी कि जो पूरी की पूरी दुनिया है उसको जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पावर को जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि हर एक गांव तक पावर पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर पावर का सेंटर ऐसे नहीं कि दिल्ली बैठ गया, पूरा का पूरा दिल्ली ही पावर का हब है। एक एक जो छोटा गांव है उसको अपने डिसीजंस लेने की एक तरह से ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हमारे गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक जगह की प्रॉब्लम्स भी तो सेम नहीं होती है ना। मान लो किसी के गांव में पानी भरने की समस्या है तो वहाँ पर अलग टाइप की डिसीज़ होंगी, और किसी के गांव में फॉर एग्जांपल दूषित हवा की समस्या है या फिर कोई पर्टिकुलर पास में फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। अब अगर आपने डायरेक्टली ये जारी कर दिया कि हम तो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट को ही ले लो, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को ही ले लो, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी कर दिया लखनऊ से कि हम सारे ही गांव का सैनिटाइजेशन कराएंगे, और सैनिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कि डेंगू मलेरिया के टर्म्स में। तो अब उससे सबको तो लाभ नहीं होगा ना। मान लो कहीं पर पानी, गंदे पानी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, किसी जगह पर यहाँ पर एयर की प्रॉब्लम है कि एयर को कैसे शुद्ध करा जाए। तो अगर वो ऑटोनॉमी अगर हम लोकल अथॉरिटीज़ को देते हैं या फिर लोकल गांव के लेवल पे भी अगर हम देते हैं कि गांव के प्रधान को दे दिया है किसी को भी, वैसे मैं सच बताऊँ तो गांव के प्रधान वगैरह भी सब ऐसे ही है सिस्टम इंडिया में, बट लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए तो माइट भी ये बेटर काम कर सकती है टेक्निक। तो अगर हम लोकल लेवल पे उनको ऑटोनॉमी देंगे कि आप अपने गांव की प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करो, तो उनके रिजल्ट्स फास्ट होंगे और साथ में वो एक तरह से प्रिसीजन के साथ में आएंगे, है ना। ये बात आप लोगों को रिलेट कर पा रहे होंगे ना, कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक जगह हवा की प्रॉब्लम है, एक जगह पानी की प्रॉब्लम है। अगर दोनों के गांव के प्रधान को कहते हैं कि अपनी अपनी आपको ये मिल गए, आपको इतने जो भी लाख रुपए, अब आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपने हिसाब से सोल्व कर लो। तो गांधी जी का ये एक तरह से बिलीव था कि जो विलेज पंचायत्स हैं
वो खुद में सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स होना चाहिए, लेकिन आजकल ये वाला जो पॉलिसी है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट है, ये मेरा पर्सनल विचार है। क्योंकि मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं ब्लॉक लेवल से या तो एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये है, जो कि मेन प्रॉब्लम है, कि जो गांव के प्रधान लोग हैं उनको कोई असिस्ट करने वाला नहीं है। असिस्ट करने वाले हैं तो सब घूसखोर, सब मिला के वो अब आराम से एंजॉय कर लेते हैं। गांव का प्रधान जो है उसको पैसे आते हैं कि बच्चों के लिए आप गांव में वो बनाओ, क्या बोलते हैं, जैसे गांव में ज़मीन खाली पड़ी रहती है तो उसके लिए आप खेलने के लिए ग्राउंड बनाओ। वो ग्राउंड बनाता ही नहीं है कभी जिंदगी में, ग्राउंड छोड़ो वो उसको सब पैसा खा जाता है। इसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए पैसा आता है तो कई बार वो उसके पैसे गप कर जाता है। उसको पर्टिकुलरली जो लाइट्स हैं उनके रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है, वो पैसा वो और एक दो लाइट लगवा देगा, उसका फ़ोटो खींच के डाल देगा। कई बार आजकल जैसे गवर्नमेंट डिजिटल वो मांगती है ना प्रूफ, तो उसके फ़ोटो खींच के डाल देगा। तो ये भी हमारे देश के अंदर चैलेंजेस हैं कि इतने खतरनाक लोग बन जाते हैं, जबकि उसकी जगह पर कहीं ना कहीं ऑफिसर अगर कोई अपॉइंट होता है या फिर उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर तो इंसान है ना, जैसे आखिर तो इंसान है। जो उसके ऊपर होते भी हैं कुछ ऑफिसर्स, वो अपना कट ले लेते हैं फिर कि हमें तो इतना दे दो, हम कुछ नहीं कह रहे, है ना। यही तो दिक्कत है। इसीलिए अभी आने वाले टाइम में इनकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी। एआई को आने दो, थोड़ा तो एआई इनको ठीक रखेगा कि एटलीस्ट वो चीज़ झूठ नहीं बोलती है कि आपकी यानी ठीक है कि ये भी सही है और ये भी सही है। कंप्यूटर्स में इंसानों से अच्छी बात ये है कि वो एटलीस्ट दोगले नहीं है इंसानों की तरह, कि अभी कुछ कह रहे हैं थोड़ी देर में कुछ कहेंगे। तो ये चीज़ें, और ना ही वो ऐसे थोड़ा बेईमानी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि एटलीस्ट ये बड़े लेवल पर होता है, पता है। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे देश के लिए भी। मान लो कि अगर कोई प्रधान है, उसके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड कई बार आता है गांव के लिए। अब तुम सोच लो, सड़क जो है एमएलए के फंड से ऑलरेडी बनी हुई है आजकल सब जगह पर। यूपी में तो मैंने तो देखी हुई, बाकी जगहों का इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट यूपी में तो एमएलए के एमपीज़ के फंड से सड़क बनी हुई है आजकल पक्की सभी गाँव में। इसके अलावा जो 1 करोड़ रुपए है वो पूरा उसको गप कर जाता है। वो किसी ने उस पैसे का ये नहीं हिसाब है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, जबकि 1 करोड़ रुपए में तो सूरत बदल जाती है। 1 करोड़ रुपए कुछ होता ही नहीं है क्या वो। हाँ, अपना घर बनवा लेते हैं वो तो है। जो भी प्रधान बनता है वो अपना घर बनवा लेगा, बुलेट ले लेगा, एक कुछ और गाड़ी ले लेगा और बन गए प्रधान जी। लेकिन अगर गांव के लेवल से काम करा जाए तो 1 करोड़ रुपया काफ़ी होता है, और अगर उसको सही भी चीज़ों में लगाया जाए सही तरीके से तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। चलो, ये तो चीज़ हो गई। तो गांधी जी इसी के ऊपर फोकस करते थे, यही है गांधीयन प्रिंसिपल कि गांव की विलेज पंचायत वगैरह इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा उनका ये था कि जो भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटीज़ के, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह को एक तरह से प्रोटेक्ट करो कि उनको पैसे वगैरह मिले। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है आजकल गांव में मजदूर वो काम करने के लिए मना कर देते हैं। अब पैसा है तभी तो मना कर दे रहे हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि सरकार अनाज दे रही है और इसके अलावा उनके पास कहीं से तो पैसा आ रहा है। अदरवाइज़ काम करने के लिए क्यों मना करेंगे। तो कई अब गांव में सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं एटलीस्ट जैसे इकोनॉमिक, जिनको हम वीकर सेक्शन कहा करते थे, वो मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो रही है। बाकी तो लोग कहते हैं कि नहीं, गांव में अभी भी वही है कि लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आजकल लोगों के पास पैसे आ चुके हैं। वो अलग बात है कि वो ऐसे पैसे कलेक्ट नहीं करते कि कोई अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करें हैवी मात्रा में, या फिर कोई और बड़े काम के लिए खर्च करें। उनका ये है कि खाने पीने का काम सरकार चला रही है, मस्त सरकार ने पैसा देने का धंधा चला रखा है। सरकार पूरा पैसा दे रही है लोगों की, तुम बस संतुष्ट रहो। वो उनको बट ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करती कि तुम अपनी स्किल्स कुछ बढ़ाओ, या फिर अपने बच्चों के एजुकेशंस के लिए कुछ अपना ऐसा कोई डिपॉजिट बनाओ जो कि आपका बच्चा बड़ा हो तो एजुकेशन पर खर्च कर सको। उसके लिए कोई भी काम नहीं करते हैं करंट टाइम पर ये लोग। तो चलो, ये सब तो हो गई बातें। इसके अलावा यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह शुरू में हुआ करती थी, तो गांधी जी उनको लेके करते थे। और 2 चीज़ और थी जो गांधी जी यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स में, जिनके ऊपर गांधी जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। हाँ, ये भी बात है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होल्ड की मतलब स्ट्रॉन्ग जिस चीज़ का होल्ड नहीं,
विरोध जिसका गांधी जी करते थे वो थी एक तो इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते ही अल्कोहल इज़ द मेजर रिवेन्यू सोर्स, है ना। तो गांधी जी का लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल ये थे कि अल्कोहल बैन होना चाहिए कम्प्लीटली। इवन मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, अल्कोहल का तो हमारे देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा विरोध है। इवन पहले जितने भी रूलर्स भी रहे हैं ना, सभी एक तरह से कोशिश करते थे कि अल्कोहल बैन रहे, मतलब चाहे वो मुस्लिम रूलर रहे हो या फिर वैसे रूलर रहे हो, सभी लोग विरोध करते थे कि जो इंटॉक्सिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं एंड ड्रिंक्स हैं, वो एक तरह से बैन हो जाए, मतलब उनको बैन रखा जाए। तो ये चीज़ डेफिनेटली की जाती थी। और तो ड्रिंक्स वगैरह अभी तो करंट टाइम पे तो आप लोगों को पता ही है क्या हाल चाल है, सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स वही है, तो कोई भी गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करती है। और साथ में नए नए अल्कोहल ब्रांड्स भी आ ही रहे हैं उसमें, तो क्या ही है। तो आई थिंक ये इतना कोई रेलिवेंट नहीं रह गया है आज के टर्म्स में गवर्नमेंट की, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी है जो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करे। मदिरा पे ओपियम कहाँ से आया? इंडिया के अंदर तो ओपियम उगाते थे ना, चाइना से ओपियम इंडिया से ही तो इंपोर्ट करके उन्हें आदत लगा दी थी चाइना में, इंडिया से एक्सपोर्ट कर करके। जैसे ना कुछ चीज़ें ना ये काफ़ी मतलब पहले हमारे देश में दवाइयों के तौर पे भी यूज़ होती थी, मैंने बताया था तुम्हें, जैसे गांजा हुआ या भांग हुई, ओपियम हुआ। ओपियम से तो दवाई बनती भी है करंटली। एंड जो इसके अलावा मैंने आपको बताया जो एक तरह से भांग है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, उसका बहुत ज़्यादा इवन शास्त्रों के अंदर भी वर्णन है, और उसको कैसे आयुर्वेद में यूज़ किया जाए उसका भी वर्णन है। वो बेस्ट मेडिसिन है पेन्स वगैरह के लिए और जिन लोगों को एनग्जाइटी की प्रॉब्लम है उनके लिए, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रॉपर एक डॉक्टर के कंसल्टेशंस के थ्रू और उनके एक तरह से अंडर में रह के यूज़ की जाती थी। वो अलग बात है, बाद में लोगों ने उसको नशे का सोर्स बना लिया। वो वैसी वाली चीज़ें नहीं है कि मतलब उनको इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते ड्रिंक्स वगैरह से। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पॉइंट रह गया है, ये और बता देता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, काप्स एंड अदर मिल्क कैटल्स एक्सेट्रा। तो गांधी जी गाय को स्लॉटर करने के विरोध में रहते थे, और जितने भी प्रकार के मतलब गाय से जुड़ी हुई जो भी प्रजाति के जानवर हैं तो उन सब के ताकि उनका यहाँ पर बेसिकली उनको स्लॉटर हाउसेस में ना जाए उसके लिए कार्य करना और ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ताकि गाय जो हैं वो उनको एक तरह से कटने के लिए ना भेजा जाए। तो इससे जुड़े अगेन हिस्टोरिक बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास प्रूफ्स और कह सकते हैं कि हिस्टोरिक बैकिंग हमारे पास मौजूद हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारे रूलर्स जो है स्टार्टिंग से ही, इवन इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेड करके भी रूलर्स आए जिन्होंने भी यहाँ पर रूल किया, जो मुस्लिम रूलर्स भी कंटिन्यू रहे, उन्होंने भी यहाँ पर गाय के जो मीट है उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा रखा था। कई जो सारे ने नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ 90% सभी ने गाय के मीट के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगा रखा था। तो वही चीज़ यहाँ पर आगे चल के ये कंटिन्यू करने के लिए कहते थे, लेकिन ये सब बातें आज भी ऐसी हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर गाय कटती है या क्या कटता है, लेकिन इंडिया जो है काफ़ी बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। तो हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अभी चली गई आवाज़? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज़? हाँ सर अभी आ रही है। हाँ, तो मैं बस यही आपको बता रहा था जो गांधी जी का लास्ट पॉइंट्स था कि यहाँ पर गाय को नहीं काटना चाहिए, वो सारी चीज़ें, और इसका स्टेट को याद रखना चाहिए कि सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस चीज़ को यही गांधी जी का लास्ट पॉइंट था यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल का। तो मैं आपको यही बता रहा था कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट बोलती कुछ है करती कुछ है, कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। और वो ऐसा नहीं कि बीजेपी के टाइम से इनके टाइम से या कुछ नहीं है वो। इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर गाय का मांस ही एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो हो रहा है ना। तो वो हो रहा है तो गवर्नमेंट उससे मोटा रिवेन्यू कमा रही है, और गवर्नमेंट के टाइम पर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो मतलब बोलने में और लोगों के करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
तो ये चीज़ है, बाकी यही थे गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिबरल प्रिंसिपल हैं। तो लिबरल प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब सभी के लिए सेम सी रूल्स वगैरह होने चाहिए। ये एस्पिरेशन है, पर DPSP सारे क्या हैं, एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन समझते हो ना? आवाज़ आ रही है ना अभी? मुझे तो अभी ये डर लगेगा कि आवाज़ नहीं चली जाए। ठीक है, आ रही है तो हाँ। तो DPSP में वापस से आएंगे। लिबरल वाले क्या आते हैं कि वही था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि सभी का जो सेम तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, चाहे तो उनकी जन्म से लेके मरण तक सारी चीज़ें सेम तरीके से होनी चाहिए, ऐसा DPSP के अंदर यहाँ पर है। इसके अलावा जितनी भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस के लिए। एंड जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्रीज जो है वो साइंटिफिक लाइंस पे चलें तो हमारा ज़्यादा भला होगा। और इसके अलावा सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि जितने भी जंगल हैं उनको बचाओ। इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करो। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उनको अपनी एक तरह से धरोहर की तरह बचा कर रखो। तो आज की क्लास तो में मॉरलिटी की क्लास लगी होगी थोड़ी सी, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं सब हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अभी क्लियर हो गया सभी को? बाकी मैं अभी आगे के लिख देता हूँ मैं आर्टिकल्स, और जो भी बचे हैं लिख देते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, अब तुम लोग बताओ कि करंट टाइम पे गवर्नमेंट कितना इसको फॉलो करती है? कितने % फॉलो करती है ये बता दो। इन ए पॉलिसी लॉट लाइवा मैम बताएंगी इसका आंसर। लाइवा मैम फटाफट, लाइवा है क्लास में, चली गई। करती तो है सर, पर 22 होके करती है। मतलब समझदार होकर 22 से करती है सर। ओके, और बताओ सभी लोग बताओ, प्रतीक्षा भी बताएगी। सर मेरा तो यही आंसर है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मतलब गवर्नमेंट कुछ काम भी कर रही है तो वो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, और जो लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं वही बेकार है सब, वो पहुंचने ही नहीं देते हैं लोगों तक। शिक्षा का तो पर्सनल गुस्सा लग रहा है। कोड दो सबको, कोड दो। नहीं सर, सर उनकी भी आईडी तो आशीष ने प्रतीक्षा की बात को बीच में रोक दिया। सर आपकी वॉइस फिर से गड़बड़ हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आज। मैं तो इसलिए स्क्रीन भी ऑफ कर दी है एक, पता नहीं वाईफाई का कुछ इश्यू है क्या है। अभी भी वॉइस जा रही है क्या बार बार? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। इसका कुछ इलाज करते हैं, रुको। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? सही है फिर। चलो 46 पे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी की बात सही है अपने अपने वे में, और ओवरऑल ठीक बात है। आप लोगों की भी अपनी जगह पर सबका सही है। और वैसे भी यही है ना कि ओवरऑल एक चीज़ तो कंट्रीब्यूट करती नहीं है कभी भी। इट्स पूरी की पूरी सोसाइटी ही ऐसी है, और कोर्ट से ही इंसान ऐसा है कि वो ऐसी। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो स्टार्ट होता है, जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में लीडर्स कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? यानी कि इंसान, हम ही लोग तो सेलेक्ट करते हैं ना लीडर्स। तो सबसे पहले तो गड़बड़ हम ही हुए कि हम ऐसे लीडर्स चुनते हैं। तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा, जब भी हमारे से ऊपर वाले फिर सभी ठीक होते चले जाएंगे। तो किसी एक की गलती नहीं है। कोर तो हम लोगों से ही स्टार्ट हो रहा है, हम जनता से ही तो कोर है, क्योंकि हम ही ऐसे हैं, हमें अकल ही नहीं है कैसे किसको चूज़ करा जाए, किसको हम हमारे सामने कोई नॉर्मल
2 चीज़ें भी ला के रख देना हमसे, वो उसमें से सही से चूज़ नहीं होता कि इनमें से अच्छा क्या है, तो हम इतने बड़े बड़े लीडर्स चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को इतना एक तरह से समझदार और इंटेलिजेंट बनाना चाहिए कि हम लोग हमारी जो एक तरह से चूज़ करने की कैपेसिटी है हर एक टर्म्स में, वो इतनी अच्छी कर सकें कि हम बेस्ट लोगों को चूज़ करें अपनी लाइफ में भी और देश के लेवल पे भी। लेकिन वो आएगा पहले खुद से कि खुद इतने अवेयर बनो। बिल्कुल सही बात है, पहले खुद इतने अवेयर बनो, खुद अपने आप को इतना से अलग अलग चेक्स के थ्रू गुजारो कि हम जो सोचते हैं या फिर हम जो फील करते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को, वो सब सही करते हैं या फिर वो हमारे किसी ने विचार डाल दिया हमारे अंदर, या फिर हम लोगों ने इधर उधर फ़ोन में देख लिया, किसी ने हमारे कान में फूंक दिया कुछ, या हमने अपने घर में देख लिया, या इधर उधर सोसाइटी में देख लिया, देश में देख लिया, टीवी पे देख लिया। कहीं ये विचार उधार के तो नहीं है, वहाँ से लिए हुए तो नहीं है। तो पहले ये सब क्वेश्चंस करने के बाद, अपने आप को समझने के बाद कि हमारा ब्रेन कैसे पिकअप करता है, किन चीज़ों को पिकअप करता है, किन चीज़ों को छोड़ता है। क्योंकि हम लोगों का ना एक पर्टिकुलर ब्रेन जो है एक प्रकार का हमारा एक तरह से समझ लो मशीन ही है ये, और ये हर एक मशीन हर एक सेटिंग पे काम कर रही है। जैसे मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ, हर एक टाइप के लोग हर एक प्रकार की उस पर काम कर रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी पे, कि ये लोग जो है इस प्रकार की चीज़ों को चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम में से किसी को भी उठा लिया जाए और एक साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा दिया जाए और तुम्हारे से सिर्फ बोला जाए कि खाना खाओ, मतलब आपको कोई भी खाना दे दिया, तो वो साइकोलॉजिस्ट आपके खाने के आधार पर ही लिख के दे देगा कि ये व्यक्ति की ये आदतें होंगी, ये इस प्रकार की चीज़ें पसंद करेगा, ये चीज़ इसको अच्छी लगेगी, ये चीज़ बुरी लगेगी, ये थॉट अच्छा लगेगा, ये थॉट बुरा लगेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा एक खुद का एक पैटर्न है। तुम लोग जन्मजात से पैटर्न से ही बड़े हुए हो, और जब तक खुद का नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। तो फिर तुम्हें अगर उन चीज़ों को तुम कॉन्क्यूर करके खुद का सेल्फ डेवलप करो, वो भी काफ़ी डीप की बात है जो मैंने तुम्हें बताई पूरे 5 मिनट के अंदर। लेकिन इसके अंदर है यहाँ पर एजुकेशन। आज कर्तव्य है जरा थोड़ा शांत है, वो बेचारा ब्रेक लगाने का काम करता है थोड़ा थोड़ा। तुम सब लोग तो ब्रेक नहीं लगाते हो बीच में, तुम आराम से सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना। कर्तव्य का मैसेज आया तो शायद वो कहीं घूमने फिरने में बिजी है। ठीक है, इसके अलावा 46 का लिख लेना, 47 बताए तो फटाफट लिख लेते हैं यार, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा ये वाले जो रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बस हमारा कंप्लीट हो गया है ये सारे के सारे। बस इसमें से जो ए वाले बचे हैं वो रह गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें वैसे 39A है जिसके अंदर अभी लाइवा बता रही थी, यहाँ पर लाइवा 39A के बारे में पूछ रहे थे ना, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जिसके अंदर आता है, तो वो आर्टिकल 39A है, 42 अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड हुआ था। इसके अलावा 43A है जहाँ पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन डिजिटल मैनेजमेंट में, और यहाँ पर 48A है एक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 2-3 लिखवाता हूँ, कल लिखवाता हूँ, अभी रहने देते हैं इतना ही। अब मेरी बात सुनो ध्यान से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आर्टिकल 42 है, ये 40 से लेके ये 43 तक, कल मुझे याद दिलाना है इनके सब क्लोज जो भी है ना वो हम लिखेंगे, क्योंकि ना UPPCS के अंदर यहाँ पर जो जे के अंदर क्वेश्चन आता है वो ऐसे करके आर्टिकल्स आएंगे। अभी आपको MCQ करेंगे तो समझ आ जाएगा। 41, 42, 43
पहले ऐसे आते थे, अब क्या आने लगे हैं 41A, 41B, 41C इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और फिर यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में वो दे देंगे। और ये UPPCS जे के अंदर भी है, और UPPCS का भी फेवरेट वो है 41 से लेके 45 तक। यहाँ से समटाइम्स एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इन वाले जो ये है DPSP से अगर क्वेश्चन आता है तो इनका मैच द फॉलोइंग जरूर आता है। तो इसको चाहे तो मार्क भी कर लेना कि ये तो हमें याद रखना ही है, बाकी याद हो या ना हो। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। सर 4950 नहीं लिखोगे आप? अभी लिखेंगे, कल लिखेंगे, बाकी के जो भी रह गए हैं ना कल लिखते हैं। Which Indian Armed Force hosted the third edition of Meteorological and Oceanological Symposium titled Meghalaya 25? इंडियन नेवी। तो सही है, सही है, वेदिका का भी ठीक है, सबका बढ़िया है। विच बैंक हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल ऑटोमेटेड टेलर मशीन? अब देखो इन्होंने कितना महान कार्य किया है, खुद ये लोग UPI पर शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, और ATM पे हाल ही में टैक्स लगाया ना ATM के ऊपर, पता हो तो ATM से पैसे निकालना आजकल थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, और ये ट्रेन के अंदर ATM ला के ऐसा खुश हो रहे हैं पता नहीं मतलब कौन सा इन्होंने बड़ा सा काम कर दिया हो, वैसे तो खुद सोचो यार कैसे कैसे काम करते हैं इंडिया के अंदर। चलो बताओ कौन सा बैंक है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन तो ऑफिसर है जो ऐसे आइडिया देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिल्कियारा बैंड बारकोड टनल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। सभी लोग आंसर करते रहो, वेदिका आप भी आंसर करते रहो, कर्तव्य तो बिजी है। आशीष तो शायद चला गया होगा भाग के क्लास से। सावा तुम भी आंसर करा करो। Which state duty has launched e-Sehat app to improve healthcare and access in April 2025? जम्मू एंड कश्मीर। सही है, जम्मू एंड कश्मीर। Which country recently confirmed the deployment of US anti-ship missile system NMESIS for the Balikatan military exercise? ये फिलीपींस है इसका आंसर। सही है वेदिका। नेक्स्ट है यहाँ पर Where was the Defense Literature Festival Kalam Kavach 2.0 held in April 2025? न्यू दिल्ली। Next, Creutzfeldt-Jakob disease that was recently seen in the news primarily affects which part of the body? ब्रेन। C बिल्कुल सही है, सभी का सही है, ब्रेन। नेक्स्ट है विच स्टेट 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? पंजाब।
ए न्यू फ्रॉग स्पीसीज नेम लैक्टोबैरकियम आर्टेरियम डेट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। एक ये न्यू फ्रॉग स्पीसीज है, ये इसका आसाम करेक्ट नहीं, सोमिया ये वाला नहीं है, डी है इसका आंसर। और लास्ट बचा है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम वया लक्ष्मी स्कीम। विद्या लक्ष्मी सॉरी। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। यस, थैंक यू सो मच। वेदिका के लिए एक मेरा वो है सजेशन, वेदिका एम्बिशन जैसे तुम्हारा थोड़ा सा मेंटेन भी रहता है ना एम्बिशन, उसके लिए एक वो बताता हूँ। एम्बिशन जो हमारा मेंटेन रहता है ना आयुर्वेद के हिसाब से, जो एम्बिशन देने का काम है वो पित्त प्रकृति वाले फूड्स करते हैं। एम्बिशन यानी कि जो जिन लोगों के अंदर भी एम्बिशन जो है लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहता है, उनके अंदर हीट एलिमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। तो ऐसे सारे फूड्स जो कि हीट एलिमेंट बढ़ाते हैं वो एम्बिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि फ्रूट्स या फिर कोई भी सात्विक फूड। रजोगुणी फूड एम्बिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मसाले हो गए, गरम मसाले हो गए, या फिर कोई भी जो चीज़ें गरम होती है नेचर में, वो आपको मतलब मोटिवेट रखती हैं कि आप काम करते रहो, कोई भी आपका मतलब टारगेट है या जो भी है। तो वैसे वाले फूड्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस्ड में रहते हैं, जो स्पाइसी हो नेचर में, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में। जैसे अदरक हुआ, अदरक एक अच्छा फूड है। इसके अलावा अगर आप जैसे डल फूड्स खाओगे तो वो आपके एम्बिशंस को, जैसे आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे, दूध वाले प्रोडक्ट्स, कर्ड्स और ये सब करोगे। कर्ड के अंदर तो खैर कुछ मात्रा में हीट होती भी है। हाँ, मैंगो हुआ, तो ये सब मतलब जो थोड़े से गर्म प्रकृति की चीज़ रहती हैं वो एम्बिशंस मेंटेन करने में काम रखती हैं। ठीक है, यही था बस।